Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 17 टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया को आज हम बुक से करने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछली कुछ क्लासेस के अंदर आपको जो है ना पूरा बेस बनाया। हमने अराउंड 4 से 5 क्लासेस ली जीएसटी के अंदर, जिसमें मैंने आपको ना अलग अलग चीजें बताई, जैसे कंपोजिशन डीलर क्या होता है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे लेते हैं, जीएसटी का कंपोनेंट क्या होता है, जीएसटी में आईटीसी कैसे लिया जाता है, जीएसटी के अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, सारी चीजें हमने आपको अलग से नोट्स में कराई है। दोस्तों अगर वो आप नोट्स लेना चाहते हो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स इजी है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे हैंड रिटन नोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि जब मैंने आपको इतना अच्छा बेस बना दिया है तो अब बात उठती है कि जो रमेश सिंह वाली जो बुक है, अब इससे जो है हम अपने पास क्या करेंगे, अब बुक से रीडिंग लगाएं। और विश्वास मानो, अपनी जितनी मेहनत इतनी 4 से 5 वीडियो में की है ना जीएसटी को लेके, वो मेहनत अब आपकी काम आने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको जो है वो जीएसटी के बारे में बताने वाला हूं। जी हाँ, ये जो जीएसटी आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पर, और उससे भी पहले मैं आपको वैट के बारे में बताऊंगा कि जो वैट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भारत में कैसे आया और इसका क्या चीज थी। वैसे मैंने आपको सारी चीजें ऑलरेडी बता रखी हैं, बट एक बार बुक से रीडिंग लगाते टाइम भी मैं आपको इन सभी चीजों के बारे में दोबारा से बताऊंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, ये रहा वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। सर वैट क्या होता है? दोस्तों एक बात बताता हूं, जैसे आपको मैंने आईटीसी के बारे में बताया था, इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। तो क्या होता है कि जो हमारा पुराना मैकेनिज्म था जिसमें हम जीएसटी ना लगा के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टैक्सेस को इंपोज करते थे, तो उनके अंदर क्या होता था कि लेट सपोज हमने एक माल 100 रुपए का बेचा, हमने उस पर अपना प्रॉफिट मार्जिन लिया, उस पर टैक्स लगाया। इसके बाद क्या होता था, जब वो अगले सेलर को बेचा जाता था तो इसमें क्या होता था, जो कॉस्टिंग होती थी वो पूरी पूरी ले ली जाती थी, जिसकी वजह से टैक्स ऑन टैक्स जैसे इफेक्ट देखने के लिए यहाँ पर मिल रहे थे। और इसके से कास्केडिंग इफेक्ट होता था। कास्केडिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है हमारी जो चीज की कीमत है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती थी। अरे एग्जांपल देखो ना, मैंने आपको ये एग्जांपल नहीं बताया था कि पहले हमारे पास क्या चलता था, जैसे मैन्युफैक्चर 100 रुपए का माल बिकता था, 20 रुपए में प्रॉफिट जोड़ा 120 हो गया, फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा 12%, अब इसकी कॉस्टिंग 132 है, होलसेलर ने 132 में अपना प्रॉफिट जोड़ा, फिर उसने जीएसटी दिया, मतलब जीएसटी नहीं बोलेंगे, पुराना टैक्स दिया इतना। तो अब देखिए जो टैक्स ऑन टैक्स लगता है, अब देखो ये जो 12 रुपए टैक्स है, इस पर भी 18.2 में टैक्स का जुड़ा हुआ अमाउंट है। इन दोनों पर ये जो टैक्स का अमाउंट है, इस पर भी हमने जो टैक्स है वो 25 रुपए जोड़ा हुआ है। तो टैक्स ऑन टैक्स की वजह से जो हमारी कास्केडिंग इफेक्ट है, आप देख पा रहे हैं, जो महंगाई है वो बढ़ जाती थी, क्योंकि गुड्स की कॉस्टिंग क्या हो जाती थी, इसके अंदर इंक्रीज हो जाती थी। अब ऐसे में क्या हुआ, हमने अपने पास एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया वैल्यू एडेड टैक्स का, जिसके अंदर ये बोला है कि जो भी वैल्यू एडिशन है हम सिर्फ उस पर टैक्स देंगे। दोस्तों याद करो, जब मैंने आपको नेशनल इनकम पढ़ाया था तो 3 मेथड होते थे, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। वैसे इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडिशन मेथड। तो याद करो, उसमें वैल्यू एडिशन के अंदर मैं क्या बोलता था कि आपने जितना वैल्यू एडिशन किया आप उतनी वैल्यू को ही कंसीडर करोगे, जिससे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग ना हो। वैसे ये टैक्स था, ये टैक्स बोलता था आपने ओरिजिनली जितने भी चीज बनाई उस पर तो एक ही बार टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद अगर ये मल्टीपल टाइम बेची जाएगी तो जितना वैल्यू एडिशन हुआ सिर्फ आप उतने पर क्या दोगे, आप टैक्स दोगे। एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। दोस्तों जितनी चीजें मैंने अंडरलाइन की है वो आपको भी ध्यान से पढ़नी है। चलो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द वैल्यू एडेड टैक्स इज अ मेथड ऑफ टैक्स कलेक्शन एज वेल एज अ नेम स्टेट लेवल टैक्स इन इंडिया। जो वैट का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या करता है, अलग अलग जो स्टेजेस होती है उन पर टैक्स को कलेक्ट करने का ये काम करता है, और ये एक स्टेट लेवल का टैक्स है। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब से जीएसटी आया तब से हमने इसको पूरा सेंट्रलाइज कर दिया है, लेकिन पहले जो टैक्स होते थे वो स्टेट गवर्नमेंट अलग लेती थी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अलग टाइप से टैक्सेस को इंपोज करती थी। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जो वैल्यू एडिशन हो रहा है उस पर क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, ना कि पूरी वैल्यू पर यहाँ पर टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो कास्केडिंग का इफेक्ट है वो यहाँ से दूर होना शुरू हो गया। अरे भाई, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं होता था तो उसके अंदर हम आउटपुट माइनस इनपुट करते थे, वही तो वैल्यू एडिड टैक्स है। बस फर्क इतना ही कि पहले इसका नाम वैल्यू एडेड टैक्स होता था, अब नए मैकेनिज्म में हमने इसका नाम बदल के कर दिया, आईटीसी कर दिया, वरना बिल्कुल सेम चल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो वैट है। ठीक है, वैट का जो कॉन्सेप्ट है, आखिर इंडिया को उसकी क्यों जरूरत पड़ी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, वैट का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जब इंडिया ने एक्सेप्ट किया था उससे पहले 160 नेशन उस चीज को ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी थी। तो हमारे पे प्रेशर भी बन रहा था कि जब ये सारी कंट्री इस चीज को एक्सेप्ट करिए तो इंडिया ने इस चीज को क्यों नहीं ज्वाइन किया। क्या इंडिया चाहती है कि प्राइसेस को बढ़ाते रहना, तो इस वजह से इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आएगा, जिसके चलते उसे भी ये काम करना पड़ा। लेकिन उससे भी बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं क्या रीजन था वैट को लाने का। सबसे पहला रीजन था ड्यू टू सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्टेड इंडियन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड सिस्टम वाज प्राइस इंक्रीजेस। अब क्या होता था कि जब हम वैट के कॉन्सेप्ट को नहीं लगाते थे तो इसके ऊपर टैक्स के ऊपर भी टैक्स देना पड़ जाता था, जिससे गुड्स की कॉस्टिंग बढ़ती थी, इन्फ्लेशन बढ़ता था, और उसकी वजह से क्या होता था, कास्केडिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाता था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है तो उस इफेक्ट को हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। मैं यहाँ पर चलो बुक में लिख देता हूँ, आप लोग भी अपनी बुक पे अंडरलाइन करके ये चीज लिख लेना, टैक्स ऑन टैक्स।
जब हम टैक्स के ऊपर क्या लगा देते हैं, टैक्स लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम अपने पास कास्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो हम चाहते थे कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करना, तो रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ा, अपने यहाँ पर वैट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। पॉइंट नंबर 2, इंडिया इज having a federal political system which side by side the central government state and also been given the power to impose taxes and collect them। अब यहाँ पर बात ये चल रही है कि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की आपस में पड़ती नहीं थी, आज भी नहीं पड़ती वैसे तो, और पहले तो खैर पूछो ही मत। अब क्या होता था, स्टेट गवर्नमेंट बोलती थी कि नहीं हम अपने तरीके से टैक्स इंपोज करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती नहीं आप ऐसा मत करो। तो ऐसे में क्या होता है, दोनों के बीच में बड़ी कंफ्लिक्ट पाई जाती है, कंफ्लिक्ट मतलब मतभेद वगैरह पाए जाते थे, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि टैक्स पर टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। तो हम जो दोनों के कन्फ्लिक्ट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के कन्फ्लिक्ट्स को दूर करना चाहते थे, जिस वजह से हमने वैट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और साफ साफ बोल दिया कि कोई भी टैक्स जो है वो तभी कलेक्ट किया जाएगा जब उसकी कॉस्टिंग में कोई वैल्यू एडिशन हो रहा हो। अगर वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है तो हम उस पर डबल टैक्सेशन यहाँ पर नहीं इंपोज करेंगे। नंबर 3 क्या रीजन था वैट को लाने का, इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म करना था। रिफॉर्म का मतलब है हमें इकोनॉमी के अंदर कई सारे चेंजेस करने थे, जिन चेंजेस को करने के लिए हमें अपने पास इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, किस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करना पड़ा, हमें वैट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, चलिए इसके बाद फोर्थ, अच्छा ये पढ़ लो जरा, क्या लिखा हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के लिए हमें वैट के कॉन्सेप्ट को क्या करना पड़ा, अपने पास स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, आई होप आप ये जो चीजें ये बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, एक मिनट मैं इसका फोकस से कर देता हूँ। हाँ चलिए, अब लिखा हुआ इंडिया फेडरल डिजाइन has resulted in economically weaker state and stronger center। अब पता है क्या था, वैट के आने से पहले कहीं ना कहीं हम ये देखते थे कि टैक्स के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके रोल को दबाया जा रहा है और सेंट्रल अपने जो रोल है उस पर डोमिनेंसी दिखा रही है। तो ये डोमिनेंसी को खत्म करने के लिए यहाँ पर वैट की कॉन्सेप्ट को क्या किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। और इंडिया ने क्या किया था, कई टाइप की देखा गया था कंट्री के अंदर हाई लेवल की टैक्स इवेजन हो रही है। दोस्तों आप लोग अपनी प्लीज बुक में लिख लो, इवेजन का मतलब होता है चोरी करना, ये टैक्स की लैंग्वेज है। तो इवेजन मतलब क्या होता है, टैक्स की चोरी करना। तो ये देखा गया कि इंडिया में जो टैक्स की चोरी हो रही है वो बहुत ही बड़े स्तर पर हो रही है। तो इन चीजों को रोकने के लिए अब जरूरी है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म लाया जाए जो टैक्स की चोरी को यहाँ पर रोका जा सके एक लेवल तक। उसको हमने क्या नाम दिया, वैट का नाम दिया। इसके बाद क्या लिखा है, इफ सम ऑफ द स्टेट लेवल टैक्सेस विच are converted into state VAT, the complexity of taxation will also be minimized। जब हमने देखा कि वैट के कॉन्सेप्ट को अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को सौंप देते हैं तो ऐसे में वहां पर जो फ्रिक्शंस पैदा हो रही है उन फ्रिक्शंस को यहाँ पर मिनिमाइज यानी दूर किया जा सकता है। इस वजह से भी हमने वैट के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। दोस्तों अब जो मैं चीजें बता रहा हूँ दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर कि ये बताओ कि हमारे वैट के अंदर वो कौन कौन सी कमेटीज थी जो कि की गई थी अपने वैट के इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो मैं आपको दो, चिल्लाई कमेटी और कैलकर कमेटी। दोस्तों इनसे कई बार क्वेश्चन बन चुके हैं वनडे एग्जामिनेशन में, तो एग्जाम का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन होता है ये। याद कर लो चिल्लाई कमेटी और कैलकर कमेटी। ठीक है, के सी याद कर लो, के फॉर कैलकर, सी फॉर चिल्लाई कमेटी। तो बेसिकली ये कमेटी किसके लिए थी, टैक्स के अंदर रिफॉर्म्स लाने के लिए थी। ये हमेशा कमेटी फोकस करती थी किस तरह से इंडिया के अंदर हम टैक्सी चोरी को दूर कर सके और किस तरह से एक अच्छा मैकेनिज्म हम इंडिया के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर क्या कर सके, इंपोज कर सके। तो यहाँ पर वेरियस टाइप के एक्सपर्ट जो है वो बैठा करते थे, अपनी मीटिंग करते थे और मीटिंग में कई चीजों को डिसीजन और डिसाइड करते थे कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो ये जो दो बड़ी बड़ी कमेटीज है इनके नाम याद करो, चिल्लाई कमेटी और केलकर कमेटी। तो ये डिसाइड करते थे किस तरह से हम टैक्स को और अच्छा बेहतर यहाँ पर बना सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे यहाँ पर जो ईयर 1996 है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी है या जो वैट का मेथड है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और क्योंकि सेंट्रल लेवल का था इसलिए इसका नाम क्या दिया था, सेनवेट का नाम दिया था, सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स। सीई का मतलब है सेंट्रल, वीएटी मतलब वैल्यू एडिड टैक्स। तो स्टार्टिंग में जब ये 1996 में आया था इसका नाम क्या रखा था, सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स, सेनवेट नाम रखा गया था। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत सारी जो स्टेट्स हैं उन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि आप ये जो कर रहे हो ना ये हमें कुछ सही नहीं लग रहा। पता है क्यों, क्योंकि जब से सेनवेट आया तब से गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी जो कलेक्शन है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट साफ साफ बोलते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी कलेक्शन टैक्स से कम होगी तो डोंट वरी, हम आपको कंपनसेट करेंगे। ठीक है, हम आपको क्या करेंगे, कंपनसेट। यानी अगर किसी भी स्टेट को ये लगता है कि उसकी जो टैक्स की कलेक्शन जो पहले हुआ करती थी वैट के आने से पहले जो टैक्स की कलेक्शन होती थी, अगर वो कलेक्शन उनको लग रहा है कि वो कम हो रही है तो डोंट वरी, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या करेगी,
पेनलाइज करेगी, पेनलाइज नहीं करेगी बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको कंपनसेट करेगी। कंपनसेट का मतलब होता है भरपाई करेगी अगर ऐसा होता है तो। पता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों ऐसा बोली थी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को पता था स्टेट गवर्नमेंट को बड़ा मजा आ रहा है टैक्स ऑन टैक्स लेने से, उनकी टैक्स की कलेक्शन ज्यादा हो रही है। बट अगर हम आम इंसान की सोचे तो बेचारे के ऊपर महंगाई की मार पड़ रही थी, और सब कोई गाली किसको देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, क्योंकि वो तो ये नहीं देखता ना कि स्टेट में कौन है, वो सीधा किस पर थोप देते हैं चीजें, सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो इस वजह से ऐसे में बहुत हमारे लिए जरूरी हो गया था कि हम किसी तरह से महंगाई को कंट्रोल करें। और सबसे बड़ा रीजन जो महंगाई, वैसे महंगाई के कई रीजन होते हैं, जैसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वगैरह होते हैं, बट उसमें सबसे बड़ा रीजन जो था वो था वैट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं था। इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का भाई कुछ भी हो जाए वैट को तो हमें बिल्कुल पास करवाना ही करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब हमने वैट का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करा लिया, लेकिन बावजूद उसके कई सारे लूप होल अभी भी रह गए थे। इसके बाद क्या हुआ कि कई सारी वेरियस कमिटीज बनाई गई, तो उस कमेटी ने फाइनली डिसाइड किया कि हम आने वाले समय के अंदर क्या करेंगे, अपने पास हम अपने पास जो जीएसटी का वो इंट्रोड्यूस करेंगे। जीएसटी का मतलब क्या है, हम सेंट्रल लेवल पे, मैं रिपीट कर रहा हूं, हम सेंट्रल लेवल पे एक टैक्सेशन सिस्टम बनाएंगे जो हर किसी के लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा। क्योंकि हमने ऐसा देखा कि कई टाइप के ना लूप होल्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस की वजह से हो रहा है। जैसे क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ, पुराने टैक्सेशन सिस्टम में क्या चलता था, मैं आपको रियल केस बता रहा हूँ, बिल्कुल रियल, ठीक है। मुझे आज भी याद है, मैं आपको केस बता रहा हूँ 2012 का। तो 2012 में जीएसटी तो आया नहीं था, ठीक है। तो 2012 में हमारे वो जीएसटी का कॉन्सेप्ट आया नहीं था, तब पुराना सिस्टम चलता था। तो मुझे आज भी याद है कि हमारी फैमिली के अंदर ना हमारे चाचा जी जो है वो एक कार खरीदना चाहते थे। तो जब वो कार खरीदने के लिए जा रहे थे तो ऐसा मैंने सुना था उनके मुंह से कि वो ये कह रहे थे हम ना कार गुड़गांव से खरीदेंगे, मतलब हरियाणा से खरीदेंगे। तो काउंटर करते हुए सामने वाले पर्सन ने पूछा ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा इसलिए क्योंकि वहां पर ना जो सेल्स टैक्स है वो कम है। तो जब कार हम खरीदें तो कार थोड़ी लग्जरी आइटम में आती है तो उस पर 40% का टैक्स लगता है, और अगर हम दिल्ली में लेते हैं तो दिल्ली में 40 लगता है, और अगर हम हरियाणा से लेते हैं तो वही 32% का टैक्स देना पड़ता है। यानी पूरे 8% की बचत है, वो भी 10 लाख की कार पे। तो 10 लाख पे अगर 8% भी आप निकालोगे तो एक मोटी रकम यहाँ पर बन जाती है। और बात बिल्कुल सही थी। तो ऐसे में मतलब सोच के देखो, ये तो चलो मेरे घर की मैं एक मेंबर की कहानी है, ऐसे कितने सारे घर होंगे जो इन बातों को जानते होंगे। तो इससे क्या होने लगा, दिल्ली की जो सेल है वो कम होने लगी, हरियाणा की बढ़ने लगी, कभी यूपी की बढ़ने लग जाती थी, कभी हरियाणा की रह जाती थी। तो आपस में स्टेट्स के कन्फ्लिक्ट्स देखे जा रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ी कि ऐसा किया जाए, कुछ ऐसा मैकेनिज्म लाया जाए जिससे क्या गया इन सब चीजों को रिमूव कर दे। तब गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि भाई इन सभी टैक्स को हटा के एक सिंगल टैक्स लाए। वैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है जीएसटी को लाने के पीछे कई सारे रीजन है। दोस्तों याद करो, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग की क्लासेस के अंदर आपको बताया था, मैं आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ। ये देखो, मैंने आपको जब जीएसटी कराया था तो आपको साफ साफ बताया था कि जीएसटी को लाने के सबसे पहला रीजन क्या था कि हम चाहते थे वन नेशन वन टैक्सेशन पॉलिसी हो। हम मल्टीपल टैक्स को रिमूव करना चाहते थे, कास्केडिंग इफेक्ट यानी टैक्स ऑन टैक्स को रिमूव करना चाहते थे, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाना चाहते थे, और मेक इन इंडिया प्लान को इनिशिएट करना चाहते थे। इन सभी रीजन के हमने क्या किया था, जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया था। और यही गवर्नमेंट ने देखा कि अगर हम जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर दें किसी तरीके से तो इससे हमारे देश की दिशा और दशा दोनों ही बदल जाएगी। और यही कुछ हुआ कि हमने जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को फाइनली इंप्लीमेंट कर दिया था 2017 के अंदर। दोस्तों ये हिस्टोरिकल डेट आपको याद करनी पड़ेगी, 1 जुलाई 2017 को हमने अपने पास सारे टैक्सेशन को लगभग जो सेंट्रल लेवल के थे और स्टेट लेवल के थे उनको रिमूव करके हमने एक नया मैकेनिज्म स्टार्ट किया, और उस नए मैकेनिज्म का नाम क्या रखा था, जीएसटी रखा था। बोलो इतनी बात आप लोगों को समझ कि जो जीएसटी का मैकेनिज्म है वो हमारा क्या होता था, ठीक है। तो आई होप कि इतनी चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। नाउ द पॉइंट इज कि सर आपने जो वैट के बारे में बताया, तो बेसिकली वैट बिल्कुल आईटीसी की ही तरह होता है। जी हाँ दोस्तों, वैट जो है वो बिल्कुल आपके आईटीसी की तरह होता है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में मैंने आपको जो वैट वाला मैकेनिज्म है वो तो पूरा क्लियर करवा दिया, ठीक है। तो आज की क्लास हम इतना ही रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे आपको भगाना नहीं, चीजों को थोड़ा तरीके से कराना है। तो ये लो, चलो वैट वाला प्रोविजन आज हमारे ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स कराऊंगा पूरा, ठीक है। वैसे मैंने इस पर टिक कर रखा है, बट अभी बुक से नहीं करा, मैंने नोट्स में से करा था, बुक्स में से मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर जाता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं दोस्तों। एक चीज बता दूं, वैट को लेकर ना, सॉरी जीएसटी को लेकर हमने कई सारे करंट अफेयर में वीडियोस भी बनाई हुई है। आपको याद होगा जब हम न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं तो मैं उसमें बताता हूँ जीएसटी की कितनी कलेक्शंस हो रही है, जीएसटी में क्या दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग नए व्यूअर हो तो दोस्तों खाली इस वीडियो को देखने से कोई फायदा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जब तक आप इसको रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करोगे ना तब तक कोई बात नहीं बननी है। तो पहले आप क्या करो, इसको तो देख ही लो, साथ ही साथ जो हमारा दूसरा चैनल है उस पर हम डेली हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस डालते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर हम 2-3 घंटे न्यूज़पेपर में नहीं लगा सकते, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। तो उनकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं 30 से 40 मिनट के अंदर पूरा न्यूज़पेपर को एनालिसिस करके दे देता हूँ। इवन उनके छोटे छोटे नोट्स होते हैं ना, वो भी मैं बना देता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। और ये सारी चीजें हम अपने दूसरे चैनल इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स पे डालते हैं। तो प्लीज पैरेलली आप
आप उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, डेली बेसिस पर वीडियो आती है उसको देखते रहना। और साथ के साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस पर मैं सारे के सारे नोट्स और पीडीएफ फाइल अपलोड करते रहता हूँ, चाहे वो हिंदू न्यूज़पेपर के नोट्स हो, चाहे हिंदू न्यूज़पेपर हो, चाहे मेरे हैंड रिटन नोट्स हो, सारी की सारी चीज वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रख दें। ठीक है, सो दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।